Hey guys, I am back with the third chapter of classical psychology, that is meeting life challenges. I hope you enjoyed the previous videos. जैसे कि आपको पता है कि मेरे वीडियोस में ना मैं कोई इंटरनल माइक एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहा हूँ, ना ही कोई मेरा मतलब DSLR वगैरह कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकते इस बार। तो आप जैसे जैसे मुझको सपोर्ट करते जाएगा आप तो मैं अपने इक्विपमेंट्स को इम्प्रूव करता जाऊँगा। सो मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, तो इस चैप्टर का मेन जो पार्ट है वो स्ट्रेस के ऊपर कि कैसे हमको स्ट्रेस या फिर चिंता होती है। हम बहुत मतलब हर कोई हमारे इस जनरेशन में स्ट्रेस से गुजरते हैं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ से में। तो स्ट्रेस एक ऐसा चीज़ है जो जिसको हम मतलब अवॉइड भी नहीं कर सकते और उसको हम झेलना भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेस इज नाइदर स्टिमुलस नॉर ए रेस्पॉन्स बट एन ऑनगोइंग ट्रांजेक्शनल प्रोसेस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरमेंट। मतलब क्या है कि स्ट्रेस एक पार्ट ऑफ लाइफ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। स्ट्रेस इज नाइदर स्टिमुलस नॉर रिस्पॉन्स, मतलब इसको ना आप अपने एक्शन की तरह ले सकते हैं कि आपके ऊपर कुछ हो रहा है और ना ही आप कुछ इसके ऊपर कर रहे हैं। मतलब ऐसे स्ट्रेस को आप किसी एक्शन या फिर किसी स्टिमुलस और किसी रिस्पॉन्स से आप बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते। स्ट्रेस इज अ ट्रांजेक्शनल प्रोसेस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखिए हमारा जो ज़्यादातर स्ट्रेस है वो हमारे एनवायरनमेंट से ही आता है। जैसे कि हो गया, मतलब समझो कि नॉइस पोल्यूशन हो गया, कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है आपके आपके आसपास, तो आपका ऑटोमेटिकली आपने ब्रेन में अपने अपना सिर दर्द करना स्टार्ट हो जाता है। हमने बहुत बार ऐसे देखा है, मतलब अपने पेरेंट्स से। फिर देखो एनवायरनमेंट से, जैसे कि बहुत लोग आपके ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं पढ़ाई करने के लिए, आपसे जो नहीं होगा उसको भी आपको करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट अबाउट स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस पे आप दो टाइप्स की स्ट्रेस होते हैं, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। हमारा तो चैनल यू स्ट्रेस नाम का है। तो यू स्ट्रेस क्या है? तो यू स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो आपको मोटिवेट करेगा और जो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके परफॉर्मेंस के लिए भी तो बहुत ही अच्छा है। मतलब लेना चाहता हूँ यूस्ट्रेस का। तो यूस्ट्रेस का एग्जांपल समझो कि आपका कल परीक्षा है, तो फिर आज तो आप ज़रूर पढ़ेंगे कि आपने पूरा साल पढ़ाई की या ना कि, आज तो आपको ज़रूर पढ़ना ही पड़ेगा। सो आपको कल एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको चिंता होने लगी कि यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। तो आप इस टेंशन के लिए आप ना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो दैट इज़ व्हाट यूस्ट्रेस हमेशा आपको पॉजिटिव मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव चीज़ कराएगा। और डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेस नेगेटिव है, अनहेल्दी है, जो आपके मतलब जो ओवर थिंक करते हैं, जो एनजाइटी है या फिर ओवर थिंकिंग का जो लोग ओवर थिंकिंग से बीमार है, एक्चुअली एक बीमारी है ओवर थिंकिंग। सो फिर उनका डिस्ट्रेस होता है, इट इज़ नेगेटिव एंड इट इज़ अनहेल्दी, डिमोटिवेटिंग एंड कॉजेज आवर बॉडीज वेयर एंड टियर। नाउ स्ट्रेस का ओरिजिन कहाँ से है, मतलब स्ट्रेस कहाँ से आया है? तो स्ट्रेस का ओरिजिन है एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है स्ट्रिक्टस। अब स्ट्रिक्टस क्या है? स्ट्रिक्टस एक वर्ड है जो टाइट या फिर नैरो को डिफाइन करता है। अब स्ट्रिक्टस ऐसा मतलब स्ट्रेस टाइट और नैरो से क्या मतलब है इसका? अब देखिए, जब आपको स्ट्रेस होने लगता है तो आप सफोकेटेड फील करना स्टार्ट कर देते हो। जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो कभी कभी आपको सांस लेने में भी दिक्कत होता है। दैट इज व्हाट अबाउट द रिलेशन अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नाउ सॉरी, स्ट्रेस एंड स्ट्रिक्टस। अब स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन क्या है? द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब क्या है? अब देखो, बहुत शोर हो रहा है आपके मोहल्ले में, आप पढ़ाई करने की ट्राई कर रहे हो, अब बहुत शोर से ना आपके ब्रेन में मतलब क्या बोलते हैं, आपको सर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? एक रिएक्शन हुआ ना। अगर आप समझो कि सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या था, वो म्यूजिक था जो बहुत लाउड बज रहा है अपने मोहल्ले में, कोई शादी वादी है तो उससे आपको बहुत लाउड नॉइज मिल रहा है। अब स्ट्रेन क्या है? मतलब आपको इस नॉइज से आपको सर दर्द हो रहा है। तो सर दर्द क्या है? स्ट्रेन। मतलब ये क्या होगा? रिएक्शन हो गया उस स्ट्रेसर से, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन। द रिएक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेसेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब हेंसेली कौन? हेंसेली है द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। जैसे कि मतलब उनको बोला गया है कि फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस, क्योंकि उन्होंने ही पहले स्टार्ट किया था उस स्ट्रेस को समझने के लिए, उस टेंशन को समझने के लिए। तो उन्होंने बोला था द नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स ऑफ ए बॉडी टू एनी डिमांड इज नोन एज स्ट्रेस। मतलब इसका मतलब क्या है कि देखो, नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स टू एनी डिमांड क्या है? मतलब एक डिमांड होगा कि देखो कल आपको पैसा चाहिए, आपको 10,000 पैसे चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए। तो आप क्या करेंगे? तो कोई कोई बंदा है कि मतलब आज से प्लान करके आज से ही काम पर लग जाएंगे कि नहीं नहीं मुझे कल पैसा देना ही होगा। तो एक ये होगा एक स्ट्रेस का डिमांड। और अगर दूसरे बंदे को स्ट्रेस हो रहा है कि उसको कल 10,000 रुपये चाहिए, तो शायद वो बोलेगा ठीक है यार, चलो आज तो नहीं हो सकता, सवेरे को कुछ नहीं करूँगा मैं चलो शाम को देखता हूँ क्या कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो
डिले कर रहा है नीट को, और वो इससे बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्ड किया उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने मतलब एक ही मिनट में वो समझ गया कि नहीं मुझे पैसा चाहिए कल, तो मुझे आज परिश्रम करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने यही बोला है। अब लेजरस जो है वो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने डिफाइन किया था कि स्ट्रेस एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। इट इज़ नॉट आउटसाइड, इट इज़ इन द थिंकिंग एंड परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब एक पर्सन ही अपने स्ट्रेस का कॉज है। एक पर्सन कैसे एक चीज़ को थिंक करता है, कैसे अपने स्ट्रेस को परसीव करता है, कैसे अपने स्ट्रेस को समझता है, उसी से अपना स्ट्रेस को क्रिएट करता है, कैसे वो अपने लाइफ को हैंडल करता है। अब कैसे उसके वो अपने बारे में सोचता है, दैट इज़ व्हाट अबाउट स्ट्रेस। अब परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस क्या है? परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस इज डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट्स। मतलब क्या है कि मतलब इंडिविजुअल कितना कॉग्निटिवली, मतलब क्या इसके पास कितना इमोशन, मतलब क्या बोलते हैं, कितना इंफॉर्मेशन है उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए, क्या उसने उस स्ट्रेस पहले झेली है, उसे बोलते हैं कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट्स एंड द रिसोर्सेज एबिलिटी टू डील विद देम। मतलब क्या क्या उसके पास रिसोर्सेज है जिससे वो अपने स्ट्रेस को कम कर सकता है। अब देखिए, अब लेजरस ने बोला कि देखिए स्ट्रेस, परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस है वो दैट इज बेस्ड अपॉन टू अप्रेजल्स, और अप्रेजल्स नहीं अप्रेजल्स, हाँ अप्रेजल्स, प्राइमरी अप्रेजल्स एंड सेकेंडरी अप्रेजल। अब प्राइमरी अप्रेजल क्या है? Primary appraisal refers to the perception of a new or changing environment as positive, neutral, negative in its consequences. Negative events are appraised for their possible harm, threat or challenge. मतलब बोलते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट को, एक न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट को मतलब न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट को समझता है कि क्या है एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल। अगर नेगेटिव है तो क्या क्या एनवायरनमेंट आपको हार्म पहुंचाएगा, थ्रेट पहुंचाएगा, या फिर आपको चैलेंज करेगा। अब हार्म, थ्रेट और चैलेंज अप्रेजल क्या है? हार्म क्या है? इज द असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर, इज द असेसमेंट ऑफ डैमेज दैट हैज बीन ऑलरेडी डन बाय एन इवेंट। मतलब क्या है हार्म? क्या है? इज द असेसमेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज बीन ऑलरेडी मीन्ड और ऑलरेडी डन बाय एन इवेंट। अब असेसमेंट हो गया कि कितना डैमेज एक इवेंट ने आपको करके गया है, उसका असेसमेंट हो गया। अब थ्रेट अप्रेजल क्या है मतलब आप सोच रहे हो कि क्या इस फ्यूचर, जो फ्यूचर में आपका साथ हो सकता है, क्या उससे आपको कितना नुकसान होगा, उसको बोलते हैं थ्रेट। कि हाँ यार फ्यूचर में मेरा किडनैपिंग हो जाएगा तो मुझे कितना, मेरे पापा को कितना पैसा चाहिए होगा, तो उसको बोलते हैं थ्रेट। आपको कोई नहीं उठाने वाला। आप 10 रुपये भी नहीं बिकेंगे। तो चलिए, अब फिर चैलेंज अप्रेजल। चैलेंज अप्रेजल एसोसिएटेड विथ मोर कॉन्फिडेंट expectation of the ability to cope up with the stressful event, the potential to overcome and even profit from the event। मतलब क्या चैलेंज इवेंट क्या है? चैलेंज जब आपको कोई बंदा चैलेंज करता है ना, आप बहुत कॉन्फिडेंट, आप बहुत चौर में रहते हैं कि हाँ भैया देख लेंगे। हाँ तो देख लेंगे मतलब क्या, आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस है। आप जानते हैं कि कैसे स्ट्रेसफुल इवेंट से बाहर निकल सकते हैं। आप, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास स्किल्स है, तो आप चाहेंगे कि इस चैलेंज से आपको कुछ प्रॉफिट भी मिले। तो इसे बोलते हैं चैलेंज अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल क्या है? सेकेंडरी अप्रेजल क्या है? मतलब आपको रेफर्स टू द, पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी अप्रेजल रेफर्स टू द असेसमेंट ऑफ वंस कोपिंग एबिलिटीज, रिसोर्सेज एंड वेदर दे विल बी सफिशिएंट टू मीट द हार्म, थ्रेट और चैलेंज ऑफ द इवेंट। अब सेकेंडरी अप्रेजल बोल रहा है कि असेसमेंट कर रहा है कि वंस कोपिंग एबिलिटीज, कितना आप एक आदमी में कोप कर सकता है स्ट्रेस, क्या वो सफिशिएंट है हार्म, थ्रेट और चैलेंज से मतलब लड़ने के लिए। और रिसोर्सेज क्या क्या हो सकता है? मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो गया, पर्सनल हो गया और सोशल हो गया। अब मेंटल बोले तो क्या उसका मतलब साइकोलॉजिकली क्या वो फिट है, क्या उसका हेल्थ ठीक है, या क्या उसका सोशल सपोर्ट है, क्या उसके पेरेंट्स उसके साथ है, उसके साथ बहुत लोग हैं और उसको हेल्प करेगा, तो उसका स्ट्रेस बहुत कम होगा। देन मूविंग आउट टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन है कि results from the blocking of needs and motives by something or someone that hinders us from achieving a desired goal। मतलब अब फ्रस्ट्रेशन कब होता है? जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं और आपको वो नहीं मिलता है किसी भी पर्सन की वजह से या फिर किसी भी कारण की वजह से, तब आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे कि समझ लो कि आपको डॉक्टर बनना है और आपका नीट का सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपको सिर्फ नीट में मतलब क्या बोलो 350 मिल गया, आपको सिलेक्टिंग मार्क्स नहीं आया, तो अब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे कि ये क्या हो गया। या फिर समझो कि आपको आपको बाहर जाके पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, या फिर आपके पापा मम्मी नहीं मान रहे हैं आपको बाहर भेजने के लिए, तभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जैसे कि आपका नीड्स और मोटिव जो है आपका ब्लॉक हो जाता है, या फिर आप कर नहीं सकते वो चीज़, तो इसके लिए हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? अब कॉन्फ्लिक्ट्स है कि कॉन्फ्लिक्ट्स में ऑकर बिटवीन टू और मोर इनकम्पेटिबल नीड्स और मोटिव्स। मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मुझे पढ़ाई भी करनी है या फिर क्रिकेट भी खेलना है। मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दोनों को भी बैलेंस कर सकते हैं। अब देखो, आप ऐसा बंदे हो जैसे, मतलब आपने आपको समझ लो कि तुम ऐसा बंदे हो जैसे को
12 घंटे पढ़ना भी है और 6 घंटा आपको खेलना भी है। आपको बहुत अच्छे क्रिकेटर भी बनना है या फिर आपको बहुत अच्छा मतलब एक एजुकेटेड पर्सन भी बनना है। तो समझ लो कि आपको अभी मतलब आपका स्कूल ख़त्म हो गया तो आपको अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलने का मौका मिल गया, फिर स्टेट लेवल में खेलने का मौका मिल गया, और आपके एग्ज़ाम्स भी मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स मतलब बोर्ड के नहीं, समझ लो कि हाँ 9th 10th का मतलब बोर्ड, हाँ 10th बोर्ड का समझ लो कि एग्ज़ाम्स है आपके पास अभी। अभी 6 तारीख से एग्जाम भी है और 6 तारीख का पहला मैच भी है। तो मतलब आप किसको छोड़ के किसके जाएंगे, तब आपके माइंड में ना कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपको स्ट्रेस होगा कि मैं क्या करूँ यार, मैं क्या पढ़ाई को चूज़ करूँ या फिर खेल को चूज़ करूँ, क्योंकि आप दोनों को चूज़ नहीं कर सकते। वट इज़ देन इट इज़ प्रेशर, इंटरनल प्रेशर एंड सोशल प्रेशर। अब प्रेशर तो भैया आजकल कॉमन है, अपने माँ बाप पे हम पे डालते हैं, और हाँ अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अपने रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा डालते हैं। मेरे माँ मम्मी पापा ने कभी नहीं डाला मुझ पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस, आई एम लकी टू हैव देम इन माई लाइफ, बट शायद 80% या 90% लोग ही अपने मतलब अपने मम्मी पापा आपके ऊपर स्ट्रेस डालते हैं। मुझे पता है मेरे क्लासमेट्स मतलब मेजोरिटी ऑफ देम स्ट्रिक्ट है पेरेंट्स। अब इंटरनल प्रेशर क्या है, ये सोशल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर मतलब क्या है, समझो कि मुझे पता है कि मुझे 85% 90% मिलेंगे 12 बोर्ड्स में, और मुझे आ गया मतलब समझो कि 70%। अब 70% आ गया तो आपको इतना ज़्यादा दुख लगेगा कि मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि मैं 80% 90% लाऊंगा, 85% लाऊंगा, अब मुझे 70% मिल गया। देखो मतलब ये आपको दुख क्यों हो रहा है, पहली बात तो दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने सोचा था कि आपको पता है कि आप डिजर्व करते हैं 90%, आपको पता है कि मतलब आप डिजर्व करते हैं 90%, दैट इज यू बिलीव दैट यू कैन गेट 90%, बट आपको आ गया 70%। तो इसका मतलब है इंटरनल प्रेशर स्टेम अपॉन द बिलीव्स बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इनसाइड ऑफ अस टू आवरसेल्व्स। ओके, सोशल प्रेशर क्या है, जो रिलेटिव्स बोलते हैं नहीं बेटा वो रामू काका के लड़के ने इंजीनियरिंग किया तो तुमको भी इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए सोशल प्रेशर बोलते हैं, जो आपको आपके ऊपर जो प्रेशर डाला जाता है सोसाइटी से, तो उसको सोशल प्रेशर बोलते हैं। अब सोशल स्ट्रेस क्या है, सोशल स्ट्रेस इज कॉज ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन, मतलब सोसाइटी के किसी भी लोग को इंटरेक्ट कर लिया आपने, बात कर ली और उसने बोला कि नहीं आप आज से आपको मेंटेनेंस डबल देना पड़ेगा, आप इसको सोशल स्ट्रेस बोल सकते हैं। अब देखिए सोशल इवेंट्स जैसे कि हो गया डेथ और इलनेस इन द फैमिली, आपका डेथ हो गया मतलब आपका नहीं आपका डेथ हो गया तो फिर देख कौन रहा है वीडियो तो आपके फैमिली में किसी का डेथ हो गया, स्ट्रेन रिलेशनशिप्स मतलब क्या बोलूँ, आप दुखी ऐसा है कुछ बोल ही नहीं सकते। तो स्ट्रेन रिलेशनशिप्स मतलब क्या है, मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अब ट्रबल विथ नाइबर्स समझ जाएंगे। और रिपीट सोर्सेज, अब छोड़ो यार, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस देखते हैं। व्हाट इज सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अब सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या है, लाइफ इवेंट्स हो गया, आपका हैसल्स हो गया, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो गया। अब लाइफ हैसल्स क्या है, मेजर लाइफ इवेंट्स कैन बी स्ट्रेसफुल बिकॉज दे डिस्टर्ब आवर रूटीन एंड कॉज अपहेल। आपके बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ इवेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपकी शादी 5 दिन में, आपके पिता जैसे कि आगे होता था जैसे कि मतलब आगे लोग क्या करते थे, मतलब पहले आगे नहीं बोलते, आगे तो बंगाली में बोलते हैं। ओके, पहले 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 लोग क्या करते थे, जिनके घर में बेटी होती तो उनको अरेंज मैरिज कर दिया था। ज़्यादातर अरेंज मैरिज ही होता था पहले के दिन। तो क्या करते हैं, 5 दिन पहले उनके जो मम्मी जो उनकी जो बेटी के जो मम्मी और डैडी है, जो मम्मी डैडी है वो लोग देख के मतलब 3-4 दिन पहले बोल रहे थे कि तेरा तो शादी है यार 4 दिन में। तो लड़की भी शॉक्ड यार, 4 दिन में मेरी शादी है, अब मैं क्या करूँ, अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो गई मतलब ख़त्म टाटा उसका तो टाटा हो गया। तो वो स्ट्रेस है, जो मेजर लाइफ इवेंट्स है उसको स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो प्लान नहीं है, फटाक से आता है आपके मतलब लाइफ की धज्जियाँ उड़ा देता है, आपकी रूटीन का धज्जियाँ, आपके नींद चैन सब खत्म। जैसे कि एग्जांपल देखो, अनप्रेडिक्टेड होता है ब्रेकअप ऑफ ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आपका ब्रेकअप हो गया, मतलब ब्रेकअप सब कुछ में लाना चाहिए क्या, दुख होता है यार। मेरा नहीं हुआ बट हाँ फिर भी दुख होता है। हाँ, तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है। एंड मतलब जो लाइफ इवेंट्स है जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपके फटाक से आ जाते हैं, तो उसको लाइफ इवेंट्स की स्ट्रेस बोलते हैं। फेजल्स क्या है, पर्सनल स्ट्रेस, इंडिविजुअल पर्सनल स्ट्रेस क्या है, जैसे कि आपके ऑफिस का स्ट्रेस, आपके स्कूल में कुछ हो गया, मारपीट कर लिया, उसका स्ट्रेस, अब उसको हेजल्स कहते हैं। आपके ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्या है, वेराइटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, जो कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स का जो आपको ट्रॉमा देती है, जैसे कि आपके किसी चाहने वाले की मौत, या फिर आपके घर में अचानक से आग लग गया, फ्लड हो गया, तो इसको ट्रॉमेटिक इवेंट्स कहते हैं जो आपको ट्रॉमा देते हैं। अब जैसे कि अब बर्नआउट क्या है, हाँ बर्नआउट बहुत मतलब उसको स्टार मार्क कर दो बर्नआउट को। बर्नआउट क्या है, स्टेट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन। व्हाट इज बर्नआउट, स्टेट ऑफ फिजिकल
psychological and emotional breakdown is called, or exhaustion is called burnout. एग्जॉशन और ब्रेकडाउन एक्चुअली सेम ही है, बट एग्जॉशन ही यूज़ करना ज़्यादा रिलेवेंट है. स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन. ओके, नेक्स्ट स्ट्रेस एंड हेल्थ. अब देखिए, स्ट्रेस जो है ना आपके इलनेस में 50 to 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है. क्योंकि देखिए, जब आपको स्ट्रेस होता है ना, तब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आपके मतलब क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है. आपका बॉडी नॉर्मल तरह से, मतलब नॉर्मल तरह से रिएक्ट नहीं करता स्ट्रेस को. उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं. जैसे कि हमने देखा था कि हाँ, हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं सर्टेन्स. तो उसके लिए आपका बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज होता है. आपका अब स्ट्रेस जो है ना आपके मूड को अपसेट कर देगा, और आपका जो इंटरनल केमिस्ट्री है बॉडी का, जिस मतलब जो प्रोसेस है बॉडी का चलने का, जो इंटरनल प्रोसेस है कि खाना इधर से जाएगा, उस स्टमक में जाएगा और डाइजेस्ट होएगा एसिड के बारे में, एसिड के प्रेजेंस में, तो वो सब ना मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा. एक क्या क्या बोलते हैं इसको, अपहेविल कहते हैं. हाँ, अपहेविल हो जाएगा आपके बॉडी में. आपके इंटरनल केमिस्ट्री जो है वो बहुत मतलब क्या बोलते इम्बेलेंस्ड हो जाए, जिससे कि आपका मतलब क्या इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है. जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा देखा, टेंशन में आपको खाना भी नहीं मतलब क्या बोलते हैं, आपको खाने का मूड भी नहीं होता. तो इससे क्या है, आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है. इम्यून सिस्टम जब आपका वीक हो जाएगा, तब आपको बहुत ज़्यादा जर्म्स, वायरसेस आपको अटैक करने लगेगा. अब इम्यून सिस्टम में जो नेचुरल किलर सेल्स है, एक एक टाइप का सेल है जो जिसका नाम है साइटोक्सिसिटी. हाँ, साइटोक्सिसिटी एक टाइप का सेल है इम्यून सिस्टम में. अगर स्ट्रेस क्या करता है, इसके नंबर्स को रिड्यूस कर देते हैं, साइटोक्सिसिटी का नंबर्स को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि मतलब साइटोक्सिसिटी बहुत ही हेल्पफुल सेल है. वो कैंसर को प्रिवेंट करता है आपके बॉडी में. आपके कैंसर ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, तो उसको प्रिवेंट करता है साइटोक्सिसिटी. अब साइटोक्सिसिटी का भी वो लेवल रिड्यूस होता है. एज ए रिजल्ट यू आर अफेक्टेड बाय कैंसर एंड ट्यूमर्स. सो दैट इज व्हाट अबाउट स्ट्रेस एंड हेल्थ. नाउ अब बहुत सारे थ्योरीज है, जैसे कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम होगा हैंसेली की. हाँ, मतलब बहुत सारे नहीं है, 3 ही है. हाँ, अब कोपिंग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोपिंग. तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम क्या कहता है. हैंसेली नहीं दे, द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, स्टेज दैट इट हैज 3 स्टेजेस: alarm reaction stage, resistance stage and exhaustion stage. अब alarm reaction stage क्या है? The presence of a noxious stimulus or stressor leads to activation of the adrenal pituitary cortex systems. इसका मतलब कि आपका, अगर आपके बॉडी को पता चल गया कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको एक्टिवेट कर देगा वो सिस्टम, एड्रिनल पिट्यूटरी और कॉर्टेक्स सिस्टम्स को. मतलब आपको तो समझ ही आएगा, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं उसको कॉर्टेक्स कहते हैं. और उस सिस्टम को मतलब बोल देगा कि हाँ, एक्टिवेट हो जाओ तुम लोग. और एक इससे क्या होगा, दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेस रेस्पॉन्स. और ट्रिगर करेगा कि सर्टेन हार्मोन्स कैसे रिलीज होंगे. अब कैसे, जैसे कि हम अपने स्ट्रेस को रेस्पॉन्स कर सकें, अपने स्ट्रेस से रेस्पॉन्स कर. अब रेजिस्टेंस स्टेज क्या है, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दिनों के लिए चल रहा है कि देखो क्या होगा. मतलब आप समझो कि आप किसी कोर्ट केस में फंस गए. आपको पता है कि जो आपका डिसीजन होगा, जजमेंट होगा, वो 15 दिन बाद आएंगे. तो आपको वो 15 दिन आप स्ट्रेस में रहेंगे, क्या ये मेरे फेवर में जाएगा या फिर किसी और के फेवर में जाएगा, क्या मैं जेल जाऊँगा या फिर क्या मैं यहाँ पर रहूँगा. तो इससे आपको क्या बोलता है, रेजिस्टेंस स्टेज स्टार्ट होता है. जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा prolonged है, the resistance stage begins. The parasympathetic nervous system calls for more cautious use of the body. जब हमारा नर्वस सिस्टम है पैरासिम्पथेटिक, और क्या बोलते हैं कि अपने बॉडीज रिसोर्स को ना बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब अब कंजूसी करना स्टार्ट कर दो. समझ लो, अब कंजूसी करना स्टार्ट कर लो. मतलब इतने दिन से तो तुम बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज कर रहे थे, कॉर्टिसोल रिलीज कर रहे थे, जिससे कि हमारा हार्ट बीट बहुत बढ़ जाता है. कॉर्टिसोल सब कुछ रिलीज कर दिया. अब क्या है, आप कॉशियसली इसको यूज़ करो, थोड़ा कम कम यूज़ करना, मतलब जितना चाहिए उतना ही यूज़ करना, ताकि वो अपना मतलब क्या बोलो, क्योंकि ताकि वो स्ट्रेस को कोप कर सकते हैं, या फिर कोप मतलब कि झेल सके बहुत दिनों के लिए. अब एग्जॉस्शन स्टेज क्या है, मतलब एग्जॉस्शन मतलब कि 1-2 साल से सेम स्ट्रेस चल रहा है, तो आप ना एक मतलब क्या बोलो आपको, मतलब बोले यार जो होगा देखेगा, मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हो पूरी तरह से. आपका एग्जॉस्ट हो गया, आपका जो बॉडी का रिसोर्स है वो भी एग्जॉस्ट हो गया. मतलब आपके पास अब ना कोई ताकत है, आप बीमार हो रहे हो स्ट्रेस की वजह से. इसको हम एग्जॉस्शन स्टेज कहते हैं, एग्जॉस्शन स्टेज कहते हैं. हाँ, द फिजियोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व इन अलार्म रिएक्शन एंड रेजिस्टेंस बिकम इनइफेक्टिव एंड सस्पेक्टेबिलिटी स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज. हाँ, इस स्टेज में आपको स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज हो सकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. अब साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या है, एक लाइन का टॉपिक है. फोकस ऑन द लिंक्स बिटवीन द माइंड, द ब्रेन एंड द इम्यून सिस्टम. मतलब एक लिंक, उसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी मानता है कि आपके माइंड, आपके ब्रेन और द इम्यून सिस्टम में एक लिंक है. अब इम्यून सिस्टम कैसे यूज करते हैं, इम्यून सिस्टम में टी सेल्स क्या है, टी सेल्स, बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स है. 3 टाइप्स ऑफ सेल्स है, टी सेल्स
डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स, मतलब वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। टी हेल्पर सेल्स है, टी हेल्पर सेल्स क्या करता है, तो टी सेल्स के अंडर ही पड़ता है। तो टी हेल्पर सेल इंक्रीज इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी, आप क्या बोलते हैं उसके नंबर को, मतलब क्या बोलते हैं नंबर, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है ना उसको नंबर को बढ़ाता है, जैसे नेचुरल किलर सेल्स को बढ़ाता है। बी सेल्स क्या प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बी सेल्स क्या करता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जो आपके वायरस के से लड़ने के लिए बहुत ही अच्छे। नेचुरल किलर सेल्स इन्वॉल्व द फाइट अगेंस्ट बोथ वायरसेस एंड ट्यूमर्स। स्ट्रेस कैन अफेक्ट नेचुरल किलर सेल साइटोक्सिसिटी which is of major importance in the defense against various infection and cancer, मैंने बोला था ना। हाँ, अब स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल देखिए, हमारा जो स्ट्रेस है ना बिकॉज ऑफ मतलब बहुत सारे स्ट्रेस ऐसे है कि हमारे लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है। हमारा जो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ बहुत ही बैड एक लाइफस्टाइल हम अब लीड कर रहे हैं इस सोसाइटी में, जहाँ पर हमारा मतलब हमको अपने गोल अचीव करने का इतना शौक हो गया है कि अभी कि हमको मतलब कुछ और दिखाई नहीं देता। स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल देखो, जैसे कि देर से सोना हो गया, मतलब बहुत देर से खाना हो गया, जिससे हमारा डाइजेशन इफेक्ट करता है। हमको स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ आप बीमार पड़ जाओगे, आपको फिर स्ट्रेस होगा कि हाँ क्या मैं इस बीमारी से बाहर आ सकता हूँ, या फिर मेरा हेल्थ और भी डिक्लाइनेशन में जाएगा। तो इससे हम स्ट्रेस होते हैं। जैसे व्हाट इज लाइफ स्टाइल देख लेते हैं। लाइफ स्टाइल रेफर्स टू द ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिसीजन बिहेवियर डिटरमाइंस द क्वालिटी एंड हेल्थ ऑफ द लाइफ। आपके लाइफ स्टाइल आपको क्वालिटी और हेल्थ ऑफ द लाइफ डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगोगे, आप एक्सरसाइज करते हो रेगुलरली, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं मतलब रेगुलरली करना, तो लाइफ स्टाइल चेंज होगा, तो आपको मतलब क्या बोलते हैं उसका स्ट्रेस भी आपको नहीं होगा। हाँ, अब कोपिंग क्या है? कोपिंग इज ए डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। अब डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स क्या है, मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रेस को झेलने की ताकत है कोपिंग। समझ लो, स्ट्रेस को झेलने की जो ताकत है उस कोपिंग। आप कोप करने के लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स लेना पड़ेगा आपके स्ट्रेसर को। आइदर एक स्टेप है कि आप उसको ख़त्म कर दो, अगर आपके कंट्रोल में है स्ट्रेस तो उसको ख़त्म कर दो, या फिर आप उस थॉट से ही निकल जाओ, तो उसको कोपिंग कहते हैं। आप वो थॉट ही ना लो माइंड में, तो उसको कोपिंग कहते हैं। It is a set of concrete responses to stressful situation or events that are intended to resolve the problem and reduce stress। मतलब जो प्रॉब्लम को रिजोल्व भी कर दे, स्ट्रेस भी घटा दे, उसको कोपिंग कहते हैं। अब एंडलर एंड पार्कर ने कोपिंग स्ट्रेटजी, बहुत सारी कोपिंग स्ट्रेटजी दिया है। अब एंडलर एंड पार्कर ने बोला है कि 3 स्ट्रेटजी दिया है: टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रेटजी एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। अब टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी क्या है? अब टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जिससे कि आप अपने स्ट्रेसफुल इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि स्ट्रेसफुल क्यों हो रहा है, मतलब क्या है इस प्रॉब्लम का जो इन्फॉर्मेशन है कि किस प्रॉब्लम की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसके इन्फॉर्मेशन आप निकालेंगे। अब कैसे उस स्ट्रेस को काउंटर किया जाए उसके बारे में आप निकालेंगे। और इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रेस क्या है? एफर्ट्स टू मेंटेन होप एंड टू कंट्रोल वन इमोशन। मतलब क्या है, आप अपने होप को मेंटेन करना चाहेंगे कि नहीं यार मैं इस स्ट्रेस के बाहर आ सकता हूँ। आप कंट्रोल करेंगे अपने इमोशंस, दैट इज व्हाट अबाउट इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। एंड क्या अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, आप अवॉइड कर देंगे अपने स्ट्रेस को, आप बोलेंगे नहीं यार ये तो बहुत चिंता की बात नहीं है, तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। दैट इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। मतलब आप बोल सकते हैं नहीं यार मैं तो इस चीज़ में अच्छा हूँ, तो मुझे अगर ये प्रॉब्लम होगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। दैट इज अबाउट अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। आपको सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स लाएंगे, ताकि मतलब सेल्फ प्रोटेक्टिव थॉट्स क्या होगा, मतलब कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ तो मैं इस स्ट्रेस से बाहर निकल जाऊंगा। आपको स्ट्रेस मतलब आप स्ट्रेस को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। दैट इज व्हाट अबाउट अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। नाउ लेजरस एंड फोकमैन, और दो उन्होंने बोला है कि प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजी क्या है, इमोशनल फोकस स्ट्रेटजी क्या है। उन्होंने 2 स्ट्रेटजी दिया है। प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजी के प्रॉब्लम को अटैक करो, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाओ, अपना बिहेवियर ऐसा करो कि जैसे कि आप प्रॉब्लम को काउंटर कर सकते हो, इसके बाद प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन लाओ, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजी। मतलब एंड देन इमोशनल फोकस स्ट्रेटजी क्या है? कॉल फॉर साइकोलॉजिकल चेंजेस डिजाइन प्राइमरीली टू लर्न द टू लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस। मतलब जो इमोशनल का डिस्टर्बेंस होगा उसको अगर लिमिट करने के लिए जो स्ट्रेटजीज है उसको इमोशनल फोकस स्ट्रेटजीज कहते हैं। अब रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस क्या है? रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस देखिए 4 प्रकार के हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल, इमोशनल रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस, बिहेवियर रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस, एंड क्या है कॉग्निटिव रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस। अब फिजियोलॉजिकल क्या है? एरोजल प्लेज ए की रोल इन स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर्स एंड द हाइपोथैलेमस इनिशिएट्स एक्शन अलोंग 2 पाथवेज। अब क्या है एरोजल? मतलब आपको समझ जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो उनको एरोजल का मतलब समझ है। एरोजल मतलब क्या है? एक मोटिवेटिंग फोर्स है आपके अंदर जो आपको मोटिवेट करता है किसी भी एक्शन को लेने के लिए। अब देखिए हमारा ब्रेन जो है, जब आपको स्ट्रेस लगेगा उसको, जब उसको स्ट्रेस फील होगा, आपको स्ट्रेस फील होगा, तो आपके बॉडी को ना आपको ब्रेन रेडी करेगा। इसके लिए ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन हाइपोथैलेमस को
हाइपोथैलेमस को मतलब क्या है, इनिशिएट्स एक्शन करता है। ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है वो एक्शन लेता है। वो एक्शन जो है दो रास्ते से होता है, जैसे कि एक है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से होता है और एक है कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। हाँ, अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। और एक पिट्यूटरी ग्लैंड का है, एक ग्लैंड है जो सीक्रेट एक हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिस कॉर्टिजोल। नाउ अब पाथवेज क्या है, द फर्स्ट पाथवे इन्वॉल्व्स द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, द एड्रिनल ग्लैंड रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ कैटेकोलामाइंस which contains epinephrine and norepinephrine into the bloodstream. This leads to physiological changes seen in fight or flight response. मतलब क्या है, मतलब जो पहला पाथवे एक्शन लेने का वो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के नर्वस सिस्टम से, दैट इज की मतलब पहला हो गया कि एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में जो एड्रिनल ग्लैंड है और लार्ज अमाउंट में हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम कैटाकोलेमाइंस कहते हैं। इस हार्मोन को ये बहुत बार पूछा गया है कि कैटाकोलेमाइंस क्या है। तो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन है उसको हम कैटाकोलेमाइंस कहते हैं। कैटाकोलेमाइंस लार्जली कॉन्टेन्स एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, जो कि दो हार्मोन्स हैं। जब इन हार्मोन्स को बहुत ही लार्ज अमाउंट में आपके बॉडी में रिलीज किया जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाएगा, तो आपका बॉडी जो है फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। फाइट और फ्लाइट क्या है, मतलब आप फाइट और वो रिएक्शन है स्ट्रेस का जिसके मतलब क्या बोलते हैं, जिससे आप स्ट्रेस को मतलब स्ट्रेस को खत्म करना चाहते हैं, मतलब स्ट्रेस के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं। और फ्लाइट है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भाग गए, तो इसको हम फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं या फिर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कहते हैं। द सेकंड पाथवे इन्वॉल्व्स द पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स द कॉर्टिकोस्टेरॉइड व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी। अब सेकंड पाथवे क्या है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको बोलता है कि तुम रिलीज करो अपना कोर्टिजोल, मतलब कोर्टिजोल हार्मोन्स रिलीज करता है वो। तो कोर्टिजोल हार्मोन जब लार्ज अमाउंट में आपके बॉडी में घुसता है या फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, इमोशनल रिएक्शन ऑफ स्ट्रेस के लिए आपको नेगेटिव इमोशंस आएंगे, फियर, एंजाइटी, एम्बरेसमेंट होगा आपको। अब बिहेवियर रिएक्शन क्या है, बिहेवियर रिएक्शन है जो मैंने बोला था कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में उसका बिहेवियर है, मतलब आप कैसे एक स्ट्रेस को मतलब बिहेव करते हो। जैसे कि आप स्ट्रेस के साथ फाइट करेंगे या फिर क्या आप स्ट्रेस से दूर भाग जाएंगे। जैसे स्ट्रेस के साथ फाइट करेंगे मतलब है कि फाइट मोड, एंड भाग जाएंगे तो इसका मतलब है फ्लाइट मोड। Now, what is cognitive reaction of stress? The beliefs about the harm or threat or an event possesses the causes of controllability. This includes response such as inability to concentrate. आपको अब देखिए, जब आपको स्ट्रेस होगा तो आपको चिंता करनी है क्या क्या मतलब स्ट्रेस किस लिए होता है, जब हमको कोई चैलेंज करता है या फिर हमको पता है कि अगर ये हुआ तो हमको बहुत नुकसान होगा, तो हम इसलिए नुकसान से बचने के लिए हमको स्ट्रेस आता है। इस नुकसान का बचने के लिए हमको स्ट्रेस आता है, तो फिर हम क्या करते हैं। देखिए, जब हमको स्ट्रेस होता है तब हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते, हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते किसी भी डिसीजन के ऊपर जो हम अपने लिए बना रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो उससे हमारा कंसंट्रेशन नहीं बैठता। रिपीटेड मॉर्बिड थॉट्स आते हैं आपको, मतलब रिपीटेड आपका मतलब आपके लिए मतलब क्या बोलूँ, रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके माइंड में। स्ट्रेस विच पीपल एक्सपीरियंस ऑल्सो वेरी इन टाइप्स ऑफ इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब इंटेंसिटी से आपको स्ट्रेस मतलब कितना आपको स्ट्रेस है, बहुत ही हाई है या फिर लो है। ड्यूरेशन मतलब क्या शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है। या फिर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स है, मतलब क्या उसको सॉल्व किया जा सकता है, या फिर क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता नहीं। अब प्रेडिक्टेबिलिटी का है अनएक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी, मतलब क्या है कि आपको पता था कि हाँ ये ऐसा कुछ होने वाला है जिससे मेरा नुकसान होगा, तो इसको प्रेडिक्टेबल बोलते हैं। और अगर आपका मतलब फटाक से हो गया सब कुछ तो आपको नहीं पता ना, तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, फिजिकल एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, देन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, देन सोशल स्ट्रेस है। अब फिजिकल एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या है, फिजिकल एनवायरमेंटल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या फिर आपके मोहल्ले में जो आपको स्पीकर वीकर बजाते हैं तो आपको बहुत इरिटेटिंग लगता है, तो उसको हम एनवायरमेंटल स्ट्रेस बोलते हैं। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या है, the stresses that we generate ourselves in our mind इज नोन एज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। मतलब जो हम अपने माइंड में जनरेट करते हैं अपने लाइफ के लिए, मतलब अपने लाइफ में जो हो रहा है इवेंट्स, उससे इंस्पायर होकर जो स्ट्रेस हम अपने माइंड में डेवलप करते हैं उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब एक इंडिविजुअल से एक इंडिविजुअल बहुत डिफर करता है। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हम खुद बनाते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग हो गया, मतलब हम एक सिंपल चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो उसको हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर भी रखते हैं। अब हमको स्ट्रेस होता है तो हम तो मतलब क्या बोलूँ, अपना हाथ पैर छोड़ के तो नहीं बैठ सकते ना, स्ट्रेस होता है तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। अब स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स दिया गया है, क्योंकि रिलैक्सेशन टेक्निक है,
मतलब रिलैक्सेशन टेक्निक क्या है, आपको बॉडी और माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक अगर आपको डेफिनेशन देखें तो रिड्यूसेस सिम्टम ऑफ स्ट्रेस एंड डिक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ इलनेस। मतलब क्या बोलते हैं कि इमोशनल और जो स्ट्रेस है आपको बहुत रिड्यूस कर देगा, और आपको हार्ट रेट हो जाएगा, हाई बीपी हो जाता है स्ट्रेस से, हाँ हाई बीपी को भी बहुत घटाता है। अच्छा, जैसे क्या बोलते हैं उसका मसाज हो गया या फिर कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे मसाज ही हो गया या फिर समझो कि कुछ मेडिटेशन हो गया, वो सब रिलैक्सेशन टेक्निक्स के अंदर ही आता है। स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन सच एंड अप टू द फेशियल, मतलब लोअर पार्ट मतलब आपके लेग्स से लेकर आपके मतलब फेशियल टिश्यूज तक, मतलब कि मुंह तक जो एक मसाज होता है, इन सच द होल बॉडी इज रिलैक्स, मतलब कि पूरा बॉडी ही रिलैक्सड हो जाता है। हम डीप ब्रीदिंग करते हैं मतलब मसल रिलैक्सेशन के साथ, टू कम द माइंड एंड रिलैक्स द बॉडी। ओके, नाउ अब मेडिटेशन क्या है? A sequence of learned techniques for refocusing the attention that brings about an altered state of consciousness। मतलब क्या बोलता है कि आपको मेडिटेशन के थ्रू ना आपका अटेंशन फिर से मिल सकता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप अगर मेडिटेट करने बैठ जाएंगे 5 मिनट के, आँख बंद करके ओम ओम बोलेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश लगेगा, आपको अटेंशन मिलेगा। दैट इज़ व्हाट क्या बोलते हैं मेडिटेशन। हाँ, अब क्रिएटिव विजुलेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव विजुलेशन इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट यूजेस इमेजरी इमेजिनेशन। आपको बोला जाएगा कि अगर आप स्ट्रेस में, आप बोला जाएगा कि आप जो चीज़ बहुत अच्छे से चाहते हो, मतलब आपको आप बहुत अच्छे से समझो कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, तो मुझे इस ऑफिस का सीईओ बनना है। अब सीईओ बनना है तो आप सोचो कि आप सीईओ बन गए। आप क्या करोगे सीईओ बनने के बाद? मतलब आपको बोल रहा है कि आपको एक गोल सेट कर लो कि हाँ मुझे सीईओ बनना है। तो अब क्या होगा, आप अगर एक गोल सेट कर लेते हैं तो आप जो है ना उस गोल में इतना डूब जाएंगे कि आप उस गोल को पाने के लिए काम करते ही रहेंगे, काम करते हैं। जैसे कि मैं अब यूट्यूब में डूब चुका हूँ तो मैं अब काम करते ही रहूँगा, काम करते रहूँगा यूट्यूब में सक्सेस लाने के लिए। दैट इज़ व्हाट क्रिएटिव विजुलेशन। अच्छा, आप विजुलेशन के लिए आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं एक दिन के लिए राजा बन जाऊँ पूरी दुनिया का, ये तो रियलिटी में नहीं हो सकता ना। हाँ, तो ऐसा वो सोचे जो कि रियलिस्टिक हो। हाँ, जैसे क्रिएटिव विजुलेशन। अब बोले तो एक्सरसाइज भी हो, एक्सरसाइज आपको डेली थोड़ा थोड़ा करना चाहिए तो आपको स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि डोपामिन बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में डोपामिन या फिर हैप्पी हार्मोन जिसको बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है एक्सरसाइज करने के लिए। अब देखिए हो गया रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और वो क्या बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब देखो एडजस्टमेंट रेप्टेशन दोनों एक ही टर्म लगते हैं दिखने में, बट व्हाट इज एडजस्टमेंट पहले देख लेते हैं, मैं आपको डिफाइन समझा दूंगा। एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बाय व्हिच ए पर्सन वेरीज हिज बिहेवियर टू प्रोड्यूस अ मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? देखो एडजस्टमेंट, देखो आपको किसी भी एनवायरनमेंट में अगर दो चीज़ है, आपको पहले तो एडेप्ट करना पड़ेगा या फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखो दोनों ही सेम लगते तो है बट है नहीं। एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं कि आपको ना आपने पहले कुछ दिन ऐसे बिहेव किया, फिर आपको पता चल रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, मेरा रिलेशनशिप किसी के साथ ख़राब हो रहा है, अपने नेचर के साथ समझो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही समझ लो कि आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो रहा है, तो आपको बिहेवियर में चेंजेस लाना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, उसका भी एक अलग ही फ्रीडम है, आपको समझना पड़ेगा कि उसके भी लाइफ है, उसका भी एक फ्रीडम है। तो इसलिए एडजस्टमेंट कहते हैं कि मतलब कि आप अपने सिचुएशन की तरह एडजस्ट कर रहे हो, एक साइकोलॉजिकल टर्म है। एंड आप बोल सकते हैं कि एडजस्टमेंट से ना आप आपके नीड्स और क्या है, हाँ कैपेसिटी टू मीट दिस नीड्स में बैलेंस रख सकते हैं। नाउ एडेप्टेशन इज अ बायोलॉजिकल टर्म। अब एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस दैट एनहांसेस द ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल वैल्यू। मतलब क्या है एडेप्टेशन बोले तो आपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो चेंज ला सकते हैं उससे बायोलॉजिकल हो सकते हैं ना, कि हमने सबने पढ़ा होगा कि कैसे फिश से फ्रॉग हो गया इवोल्यूशन में। तो कुछ फिश शायद तालाब से अपने लैंड के पास, और क्या अपने लैंड में आ चुका था, तो इसके लिए क्या है मतलब ज़्यादा तो मछली मर गई क्योंकि उनके पास तो गिल्स होता है, उनके पास लंग्स नहीं, बट कुछ मछली सर्वाइव कर गई, और जिनके वजह से मतलब क्या उनके अंदर लंग्स डेवलप होने लगा। मतलब जनरेशन बाई जनरेशन के अंदर अंदर कुछ लंग्स डेवलप होने लगा, तो उस मछली से फ्रॉग बनते चले गए। दैट इज अवर एवोल्यूशन। अब एडेप्टेशन भी ऐसे ही है कि जैसे आप अपने एनवायरनमेंट से एडेप्ट करते हैं, आपके अपने बॉडी में जो आप चेंजेस आते हैं उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल है कि आपके माइंड, आपकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस आप कैसे चेंज करते हो एडजस्ट करने के लिए, और एडेप्टेशन है बायोलॉजिकल टर्म है जैसे आप अपने बॉडी को चेंज करते हो अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने के लिए। अब एक टॉपिक है हार्डीनेस। व्हाट इज हार्डीनेस? अब हार्डीनेस एक कोबाशा ने दिया था। एक कोबाशा ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है, जो स्पेलिंग है KOBASS है, कोबासा। अब कोबासा ने हार्डीनेस को बोला था वो बंदा जिसके पास ना मतलब जिसके अंदर बहुत स्ट्रेस है, मतलब उसको काम भी करना है, उसको पैसे भी नहीं मिल रहा है, उसका फैमिली भी चलाना है, उसको बच्चों का ट्यूशन फीस भी देना है, मतलब बहुत ही सारा स्ट्रेस है, फिर भी वो बीमार नहीं पड़ रहा।
तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनालिटी है उसके अंदर, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को झेल सकता है, उसको हम हार्डनेस कहते हैं। दैट इज़ व्हाट अबाउट हार्डीनेस। बहुत सारे प्रोसेस स्ट्रेस से बाहर निकलने के, एक तो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी आप कर सकते हो। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप अपने माइंड को, आप अपने आप को बोल सकते हैं कि आज अगर मैं इस टॉपिक के लिए, मतलब आप एक टॉपिक पे ही ओवर थिंक कर रहे हो, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, आज अगर मैं इस टॉपिक को नहीं सोचूंगी, फिर नहीं सोचूंगा अपने सोने के टाइम पे, तब मैं अपने आप को ना कल एक आइसक्रीम खिलाऊंगा। तो आप अपने आप को एक गिफ्ट दे रहे हो, या फिर एक टोकन दे रहे हो, मतलब क्या आप गिफ्ट दे रहे हो, तो इसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। सो दैट इज मोर और लेस अबाउट द चैप्टर। सो अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा, या फिर आपको कुछ सीखने को मिला, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखिए मेरा नया चैनल है, इसमें सिर्फ 2 ही वीडियो है। तो पहले में ज़्यादा कुछ व्यू भी नहीं मिला, अब तो धीरे धीरे मतलब मेरा वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा होगा, जैसे कि कैमराज हो गया, या फिर मेरा मतलब मैंने अब माइक हो गया। तो धीरे धीरे मेरा स्पीकिंग स्टाइल भी चेंज होगा, क्योंकि मेरा मदर टंग भी हिंदी नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी।